Hi everybody, very warm welcome to the channel. I am your English educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर सिल्क रोड फ्रॉम योर बुक हॉर्नबिल और इसे लिखा है निक मिडल्टन ने. इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. और आपको जितना भी जो भी इसमें पार्ट डिफिकल्ट लगता है ना, ट्रस्ट मी आफ्टर दिस वीडियो आपके सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाने वाले हैं. तो चैप्टर की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत से सनराइज से. ठीक है, और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हमारे ऑथर, नरेटर, प्रोटैगनिस्ट सब सेम है, निक मिडल्टन है. तो चैप्टर की शुरुआत के अंदर वो हमें बताते हैं कि जिस सुबह वो रावू छोड़कर जा रहे थे, उस सुबह बहुत ही खूबसूरत सा सूरज उगा था, बहुत ही खूबसूरत सा. हर जगह एक अजीब सा रेड कलर था, है ना. मतलब होता है ना, एक बात ही सुबह आप उठ जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत सुबह होती है एंड यू वांट टू अप्रिशिएट इट. हर दिन उन्होंने तो सच में अपने स्टोरी के अंदर डाल दिया है इसको. ठीक है, तो वो रावू छोड़कर जा रहे थे. वो रावू छोड़कर क्यों जा रहे थे वो भी उन्होंने बताया. उन्होंने बताया कि एक इवनिंग की बात है, उन्होंने अपने जानकार डैनियल को बताया था कि वो माउंट कैलाश जाना चाहते हैं कोरा कंप्लीट करने. ठीक है, कोरा कंप्लीट करने जाना चाहते हैं माउंट कैलाश, और इसी वजह से वो माउंट कैलाश की तरफ निकलेंगे. अभी वो रावू में लामो के साथ रह रहे थे. लामो जो कि एक लेडी है जिनका जिक्र यहाँ पर किया गया है. तो लामो को पता चलता है कि अच्छा इनको माउंट कैलाश जाना है, इन्हें अपना कोरा कंप्लीट करना है, और अब वो निकल रहे हैं. ठीक है, आज के दिन जिस सुबह की हम बात कर रहे हैं, उस सुबह के दिन वो निकल रहे हैं माउंट कैलाश के लिए अपने फ्रेंड या अपने जानकार डैनियल के साथ में. ठीक है, तो लामो को पता चलता है कि यार ये माउंट कैलाश की तरफ जाएंगे तो काफी ज्यादा ठंड होती है. तो लामो आउट ऑफ कर्टसी एक अच्छा बहुत ही पोलाइट जेस्चर करती है उन्हें अच्छा सा गिफ्ट देके. अब वो गिफ्ट में क्या करती है, पहले तो उन्हें सजेशन देती है, कहती है यार कुछ गर्म कपड़े रख लेना. और फिर वो क्या करती है, वो उन्हें शीप स्किन कोट गिफ्ट में देती है. वो कहती है शीप स्किन कोट्स आपके बड़े काम आएंगे क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होती है और आपके नॉर्मल जो कपड़े होते हैं उनसे ठंड आपकी रुकने नहीं वाली है, तो ये कपड़े आप पहनना तो आपको बड़ा गर्म फील होगा. ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने लामो को बाय बाय कर दिया है. ठीक है, उनसे फेयरवेल प्रेजेंट ले लिया है. और वो और उनके जानकार डैनियल जो है, या फ्रेंड में कह सकती हूँ, डैनियल जो है वो निकल जाते हैं माउंट कैलाश के लिए सटैन नाम के एक इंसान के साथ जो कि एक ड्राइवर है. ठीक है, कैब ड्राइवर है, उसके साथ में वो निकल जाते हैं. अब बच्चों वो उसकी कार के अंदर बैठते हैं और कार के अंदर बैठते ही वो एकदम उन्हें ग्रीट करता है और कहता है चलो चलते हैं माउंट कैलाश की ओर. अच्छा यहाँ पे इसको उनका जो कैब ड्राइवर है उसको बहुत सारे अच्छे रास्ते पता है, उसे शॉर्टकट पता है. ठीक है, उसे शॉर्टकट पता है कि किस तरीके से वो यहाँ से जल्दी निकले और माउंट कैलाश की तरफ चले जाएं. उन्हें पता था कि ऐसा कौन सा रूट है जो कि उन्हें साउथ वेस्ट की तरफ लेकर जाएगा, जो सीधे सीधे माउंट कैलाश की ओर जाता है. अब बच्चों जिस रूट पे वो लोग चल रहे थे, यहाँ पे हाई माउंटेन पासेस भी देखने को मिलने वाले थे. बट ये बात जब उन्होंने अपने कैब ड्राइवर के साथ डिस्कस की तो कैब ड्राइवर ने कहा बट नो प्रॉब्लम सर. बोला अरे कोई टेंशन नहीं है, कितने भी हाई माउंटेन पासेस आ जाए सबको निपट लेंगे, सब बढ़िया एकदम बढ़िया गाड़ी चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. अब इतने में हमारे निक मिडल्टन के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, कहता अच्छी बात है यार, खाई वाई में तो नहीं गिरा देगा ये. ठीक है, ये तो अच्छा है कि चलो ड्राइवर को इतना कॉन्फिडेंस है. बट फिर इतने में वो बोलता है इफ देयर इज नो स्नो, आई एम सॉरी, इफ देयर इज नो स्नो, वो कहता है सब झेल लेंगे अगर स्नो ना हो. अभी तक निक मिडल्टन की एकदम एकदम मुस्कुराहट आ गई थी उनके फेस पे कि अरे वाह यार, ये तो एकदम बढ़िया चीज हो गई है. हाँ, इसको ये कोई हाई माउंटेन पासेस से किसी चीज से कुछ डर नहीं लगता है, पर ये एकदम से अभी कह रहा है हाँ डर नहीं लगता, ऐसे पास कर लेंगे ऐसे. पर इतने में कहता है अगर स्नो नहीं हो तो. माउंट कैलाश जा रहे हैं, ठीक है, और ऐसे रास्ते से जा रहे हैं जहां स्नो मिलने ही वाली है. अब इतने में उन्होंने बोला कि अगर स्नो नहीं हुई तो मैं बढ़िया तरीके से गाड़ी चला दूंगा, कोई टेंशन नहीं है. अब यहाँ पे हमारे निक मिडल्टन ने एक नॉर्मल इंसान के लिए पूछा स्नो मिलने के चांसेस कितने एग्जैक्टली. तो इतने में हमारे कैब ड्राइवर ने रिप्लाई किया, कहता है पता ही नहीं, वो तो वहां जाकर ही पता चलेगा कितनी स्नो है क्या नहीं है. लो भाई, हम एक प्रोबेबिलिटी को साथ में लेकर चल रहे हैं. मतलब हो सकता है कि रास्ते में स्नो मिल जाए, हो सकता है रास्ते में स्नो नहीं मिले. अगर रास्ते में स्नो मिल गई तो यहाँ पर गाड़ी चलने नहीं वाली है, और अगर रास्ते में स्नो नहीं मिली तो एकदम बढ़िया तरीके से वो उसे माउंट कैलाश तक पहुंचा देगा. ठीक है,
आगे चलते हैं भाई, धीरे धीरे रावू के प्यारे से रोलिंग हिल्स के से दूर वो निकल चलते हैं उस शॉर्टकट के थ्रू वास्ट ओपन प्लेन्स की तरफ, जहाँ पे उनको मतलब कुछ अलग अलग तरीके के एनिमल्स देखने को मिलते हैं, जिसमें उनको बहुत खूबसूरत से वो जंगली हिरन जो होते हैं वो भी वहां पर देखने को मिलते हैं। वो देखते हैं कि किस तरीके से ये सारे के सारे जो जानवर हैं ये आराम से कैसे घास चर रहे हैं, आराम से बैठकर अपना खाना खा रहे हैं। सब लोग अपने एक झुंड के अंदर है, वहां पर घास चर रहे हैं। वो लोग ध्यान रखते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, जाकर छुप जाते हैं। तो वो आराम से अपना खाना खा रहे हैं और फिर जैसे ही ऐसा लगता है उन्हें कि कोई उनकी तरफ आ रहा है तो बेचारे डर के और फिर छुप जाते हैं। अब जैसे जैसे इन प्लेन्स से वो आगे जाते हैं तो उनके ये जो प्लेन्स हैं ये पहले तो बड़े स्टोनी थे, अब ज्यादा ग्रासी होने लग गए हैं। काफी ज्यादा घास फूस आपको देखने को मिलेगी, काफी हरे हरे प्लेन्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। वहां पर उन्हें और जानवर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि वाइल्ड एस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर हमारे ये जो कैब ड्राइवर साहब है ये बताते हैं, कहते हैं आपको पता नहीं है, आपको अब दिखे हैं ये, आपको जानवर अभी दिखे, आपको ऐसा लग रहा है ये यहाँ पे, ये यहाँ पर अभी नहीं है, ये आपको यहाँ पे बहुत पहले से वी वर अप्रोचिंग देम। ठीक है, वो बोलता है वी वर अप्रोचिंग देम लॉन्ग बिफोर दे अपीयर्ड। बोला ये लोग इस तरीके से भागते भागते यहाँ पर आ रहे हैं और देखो जिस तरीके से इन लोगों ने अपने चलने की वजह से पूरे के पूरे एनवायरनमेंट के अंदर धूल धूल कर दिया। ऐसा होता है ना, कोई चीज बहुत ही स्पीड से जारी होती है, एकदम मिट्टी मिट्टी होती है और उसमें बहुत ही स्पीड से कोई चीज जारी होती है तो वो मिट्टी एकदम से डिस्पर्स हो जाती है, एकदम से फैल जाती है और पूरी जगह पे एकदम आपको धुआं 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 मिट्टी 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 देखने को मिलेगी। बोला एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पर पॉल ऑफ डस्ट वो शो करके बताना चाहते थे कि ये देखो, ठीक है, यहाँ से ये ऐसे भागते हुए जो है वो आ रहे हैं। अब हमें पता चलता है कि किस तरीके से थोड़ा सा भी अगर उनके पास हम चले जाते हैं, थोड़ा सा भी गाड़ी हमारी उनके पास चली जाती है तो वो लोग की ऑलरेडी स्ट्रैटेजी है, उनको पता चल जाता है कि हमारे पास में अगर कोई आ रहा है तो फटाफट से झुंड बनाकर ऐसे रफू चक्कर हो जाते हैं, इस तरीके से गायब हो जाते हैं, मानो जैसे इनको पहले से सिखाया गया हो, मानो इनको बताया गया हो कि देख बेटा यहाँ पर आकर खाना खा लेना और उसके बाद में अगर थोड़ी सी भी गाड़ी की आवाज आए या कोई भी ऐसी चीज लगे जिसमें तुम्हें खतरा लगे तो फिर वहां पर भागकर छुप जाना। मानो जैसे उन्हें ऑलरेडी ये चीज सिखाई गई हो, वो ऐसे भागकर छुप जाते हैं, 1 मिनट में रफू चक्कर हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे एनीवे इसके बाद में अभी वो आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं तो वो जितनी भी धूल मिट्टी भरी हवाएं थी वो एकदम साफ हो जाती है और वो एकदम बहुत ही क्लीन एयर के अंदर आ जाते हैं, जहां पर अब उनको इस तरीके से पॉल ऑफ डस्ट देखने को नहीं मिलता है। ऑल राइट, अब जैसे जैसे ये जो हिल्स है ये हिल्स अभी आपको थोड़ा और बहुत ही ऐसे आप देखोगे आगे तो बहुत एक एक इंसान भी देखने को नहीं मिल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि दूर दूर तक सिर्फ हिल्स ही हिल्स हैं। आपको दूर दूर तक ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ सुनसान है, यहाँ पर लोग उतने आते नहीं हैं, बट ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जगह पे बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जैसे कि जो चराते हैं, जैसे भेड़ बकरी चराने वाले लोग आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। वो अपने झुंड के साथ में इधर उधर घूमते रहते हैं, कभी औरतें मिलती हैं कभी आदमी मिलते हैं। वो लोग ना आप देखोगे किस तरीके से पूरी तरीके से कपड़े पहने हुए एकदम पूरे ढके हुए सर्दी से अपना बचाव करते हुए आगे पीछे घूमते रहते हैं। और जैसे ही आपकी गाड़ी यहाँ से गुजरेगी ना तो वो लोग रुक जाते हैं, गाड़ी को घूरते हैं और कभी कभी स्माइल करते हैं, कभी कभी वेव भी करते हैं। अब ये जो ट्रैक है ये ट्रैक से वो धीरे धीरे और पास जा रहे थे एनिमल्स के, वो और पास जा रहे थे एनिमल्स के और इतने में जैसे जैसे वो थोड़ा और पास एनिमल्स के जा रहे थे मानो शीप भी उनसे डर रहे थे और जैसे ही शीप डर रहे थे शीप भी भागने लग गए, कहते नहीं नहीं हमको भी भागना है। वो भी अपना, उनको भी ऐसा लगता है जैसे सिखाया हुआ है कि थोड़ा सा भी व्हीकल अगर कहीं पे भी देखने को मिले, थोड़ा भी इधर उधर कुछ हो जाए तो इधर भाग जाना है, तो वैसे वो लोग भी भागने लग गए। तो अब हम यहाँ से जैसे ही गुजरे तो हम लोगों ने देखा रास्ते में नोमैड्स के डार्क टेंट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। मतलब दूर दूर तक आपको और कुछ नहीं देखने को मिल रहा, बीच बीच में कुछ टेंट्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। ऐसे टेंट्स देखने को मिल रहे हैं जहां पर बंजारे रहते हैं, ठीक है। अब ये टेंट्स यूजुअली वैसे तो आइसोलेशन के अंदर पिच किए जाते हैं, बट आप ये मत सोचना कि ये टेंट अकेले हैं। इन टेंट्स के साथ में आपको यहाँ पर बहुत ही खतरनाक ब्रीड के डॉग्स भी देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर एक डॉग उन्हें देखने को मिला, बहुत ही बड़ा सा हट्टा कट्टा टिबेटन मैस्टिफ उन्हें वहां पर देखने को मिला, जो एकदम गार्ड की तरह वहां पर खड़ा हुआ था, एकदम गार्ड की तरह। और जैसे ही उन्होंने देखा कि गाड़ी आ रही है तो उसने अपनी नजरें बस उस गाड़ी पर टिका दी कि इसको तो भगा कर ही मानूंगा, बस मतलब इसको तो भगा कर ही मानूंगा।
जैसे जैसे वो गाड़ी उनके टेंट के पास आई जा रही थी, वो हमारे ऑथर कहते हैं कि जैसे जैसे हमारी गाड़ी उनके टेंट के पास आती जा रही थी, वैसे वैसे वो हमारी तरफ भागने लगा, मानो जैसे कि किसी ने तो बंदूक से छोड़ दिया है उसको। उस स्पीड के साथ में वो हमारी तरफ भागने लगा। हमें तो बहुत ही ज्यादा डर लगा, बहुत ही ज्यादा डर, इतना ज्यादा डर लगा कि एकदम हनुमान चालीसा निकल आई मुंह से कि बस अब क्या करें। ऐसे इतना खतरनाक डरावना मॉन्स्टर, इतना काला कि आपको डार्केस्ट नाइट नहीं देखने, जो डार्केस्ट नाइट आपने अपने जीवन के अंदर देखी है ना, उतना ज्यादा, इतना ज्यादा ब्लैक, ठीक है। ऊपर से उन्हें लाल कलर के उन्हें कॉलर्स भी पहनाए जाते थे, इतना बड़ा उसका जबड़ा कि मतलब एक बार के अंदर नाश्ते में खा जाए वो मेरे जैसे इंसान को। तो ऐसा लग रहा था, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका व्हीकल कितना ज्यादा स्ट्रांग है, आप कितनी स्पीड में आ रहे हो, आप क्या उसका बिगाड़ लोगे। वो अपने मालिक को बचाने में यहाँ पर लगा हुआ है, अब एकदम व्हीकल की तरफ वो आ रहा है, स्ट्रेट स्ट्रेट व्हीकल की तरफ यहाँ पर आ रहा था। अब एकदम से हमारे कार ड्राइवर जो है उनको पता चल गया, बोला यार ये तो हमारे सामने सीधा आ रहा है, ये हो सकता है कि कार कोई पलट दे, इसके साथ में बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। उसने क्या किया मैं बताती हूँ, भाग गया, भाग गया। उसने फटाफट से ब्रेकें लगाई और ब्रेक लगा के यू टर्न लेकर निकल गया वहां से। कहते यार ये खा जाएगा, अभी हम लोगों की चटनी बन जाएगी, इससे अच्छा तो हम यहाँ से निकल जाते हैं। एंड देन उसके बाद में लगभग 100 मीटर तक उसने हमें फिर भी चेस किया। फिर जैसे जैसे हम उनकी प्रॉपर्टी से थोड़ा दूर निकले तब जाकर जान बची हमारी। मतलब समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कि इतने ज्यादा कैसा कोई गुस्सैल हो सकता है। बट एक चीज तो क्लियर है कि चाइना के इंपीरियल कोर्ट्स में इन कुत्तों को क्यों रखा जाता था, ये डाउट मेरा क्लियर हो चुका है। क्योंकि चाइना के इंपीरियल कोर्ट्स में हम लोग को गार्ड करने के लिए कोई एक ऐसे डॉग की जरूरत है। हाँ, ये देखो, ये मतलब टेंट के पास तक भी नहीं आने दे रहा है, 100 मीटर दूर तक छोड़कर आया है। वो बोला कि इसी वजह से लगता है कि इसे सिल्क रूट की तरह वे से और लेकर आया जाता था चाइना में, और इंपीरियल कोर्ट्स के अंदर इसे गार्ड की तरह यूज किया जाता था। ऑल राइट, अच्छा, इसको एक्चुअली तिब्बत के ट्रिब्यूट के समान ही लेकर आए थे चाइना के अंदर, एंड एवर सिंस उसके बाद में उसे कोर्ट में इस्तेमाल किया जा रहा था। अब बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से वो जा तो एक पाथ पे रहे थे, बट देन वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए और उन्होंने दूसरा पाथ सेलेक्ट करके उसको ज्वाइन किया। अब बाय द टाइम ये यहाँ तक पहुंचे हैं, उन्हें स्नो केप्ड माउंटेन्स देखने को मिल रहे थे। उन्हें दिख रहा था कि ठीक है यार, यहाँ पर माउंटेन्स है, किस तरीके से पूरी तरीके से वो बर्फ से ढके हुए हैं। अब वो यहाँ पर एक वैली के अंदर एंटर कर जाते हैं, जहां पर पूरी जो रिवर है वो बहुत ही ज्यादा वाइड थी, बहुत ही चौड़ी थी, और वहां पे वो बहुत ज्यादा ऐसे आइस से पूरी तरीके से कवर्ड थी, आइस के बड़े बड़े टुकड़ों से पूरी तरीके से कवर्ड थी। और उस पे आइस इस तरीके से जमी हुई थी कि अगर उस पे सनरेज गिर जाती है, उस पे सनशाइन गिर जाती है, तो एकदम से आपको वो चमकती हुई नजर आएगी आंखों में, इनफैक्ट हो सकता है कि आंखों में महसूस हो जाए वो। एनीवे, इसके बाद में उन्होंने देखा कि कैसे उसके पास में से एक ट्रेल जा रहा था। इसका मतलब ये है कि अगर आप वहां पे गाड़ी चलाओगे तो आपकी गाड़ी बढ़िया चल रही है और बाजू में रिवर है, जमी हुई रिवर है। इतना मजा है वहां पर आ रहा था इस तरीके से देखने के लिए। अब धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, हम एक अलग ही हाइट पे जा रहे थे। अब हम एक अलग ही हाइट पे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और ऑफ कोर्स ये वैली और ये जो रिवर है ये पीछे छूटती जा रही थी। अब टर्न्स जो है वो बहुत ज्यादा शार्प हो चुके थे और काफी ज्यादा गाड़ी में धचके लगना शुरू हो चुके थे, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा रॉक्स, बहुत ज्यादा स्टोनी राइड जो थी वो हो चुकी थी। अभी हमारे जो कैब ड्राइवर है, हमारे जो कार ड्राइवर है, वो आराम से थर्ड गियर के अंदर गाड़ी चला रहे थे। अब आईसी रिवर को हम छोड़कर आए तो हमने देखा किस तरीके से स्लोप्स हमारी बहुत ही ज्यादा स्टीप हो चुकी थी, बहुत ही ज्यादा खड़ी चढ़ाई यहाँ पर हो रही थी, जिसके अंदर बड़े बड़े रॉक्स बीच के अंदर आ रहे थे। और रॉक्स ही नहीं, आपको हर जगह पे थोड़ा थोड़ा स्नो भी, थोड़ा थोड़ा आइस भी कलेक्टेड देखने को मिलेगा। आपको देखने को मिलेगा कि ये बड़े बड़े जो रॉक्स है उनके ऊपर काई जो है वो जम गई है। आप देखोगे कि वहां पर कैसे नमी की वजह से ऑरेंज कलर के और ग्रीन कलर के आप देखो, फील करोगे कि काई वहां पर आ चुकी है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर स्नो सूख तो चुकी है पर वो नमी अभी भी है। एंड इनफैक्ट रॉक्स को अगर हटाकर देखोगे तो स्नो अभी भी आसपास नजर आएगी।
ठीक है, तो रॉक्स के आसपास आपको काफी ज्यादा स्नो देखने को मिलेगी। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको पता है कि आपके कानों के अंदर एक प्रेशर आपको फील होना शुरू हो जाता है। तो बोला वो प्रेशर मेरे को फील होने लग गया था, मेरे को मेरे कानों के अंदर वो प्रेशर फील होने लग गया था, मेरे नाक के अंदर वो प्रेशर फील हो गया था। हाउएवर मैंने पूरी कोशिश की कि मेरे नाक तक वो बात ना पहुंचे, इसीलिए मैंने फटाफट से मेरी नाक को क्लीन किया। ठीक है, फिर हम फाइनली क्या करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा टर्न लेते हैं और उसके बाद में हम लोग रुक जाते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर रुक जा रहे हैं तो एकदम से हमारे जो कार ड्राइवर साहब है वो बाहर निकलते हैं, और वो बाहर निकलते हैं और देखने लग जाते हैं। और जैसे ही वहां पर देखते हैं तो डैनियल भी बाहर निकलते, कहते हैं यार ऐसा क्या हो गया, ये ऐसे बाहर निकल कर क्या दिख रहा है। और जाकर वो भी देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिसका डर था वही हुआ, और यहाँ पर है याद है कि जब हमने जर्नी शुरू करी थी तो उसी टाइम पे कैब ड्राइवर जी ने बोल दिया था कि मैं आराम से हर तरीके के जगह पे गाड़ी चला सकता हूँ, आप मेरे को कैसे भी माउंटेन पासेस पे लेकर चले जाओ, मैं गाड़ी चला लूंगा, पर मैं स्नो अगर आई तो उसका सामना नहीं कर पाऊंगा, तब मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा। एग्जैक्टली वही यहाँ पर हुआ है, ये जो स्नो है वो सामने है। अब इसका मतलब तो तय था कि अभी यहाँ पे कैब ड्राइवर को इश्यू आने वाला था, और इसी के डर की वजह से कहीं ना कहीं निक मिडल्टन को भी थोड़ा नर्वसनेस फील हो रही थी। और ये लो जी, हो गया कमाल, सामने ही है। अब उन्होंने देखा कि लगभग यहाँ पे 15 मीटर्स का वाइट स्नो का पैच था। 15 मीटर तक आपको पूरा व्हाइट स्नो जमा हुआ देखने को मिलेगा, एक पैच आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब जो परेशानी क्या है, सबसे पहली बात तो परेशानी ये है कि इसकी डेप्थ हम नहीं जानते। हम नहीं जानते कि भाई ये कोई गड्ढा था क्या, जिसके अंदर स्नो इकट्ठी हो गई है, जिसके ऊपर गाड़ी अगर लेकर जाएंगे तो गाड़ी धंस जाएगी। इसके नीचे पानी है क्या, कहीं ऐसा नहीं हो कि हम डूब जाएं। ठीक है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होगा, और इसकी वजह से हमारी कार जो है वो स्लिप हो सकती है, उल्टी हो सकती है, आसपास गिर सकती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स वहां पर उनको दिख रहे थे उस स्नो के पैच को देख के। अब जब उन्हें ये चीज पता चली तो उन्होंने बोला यार अभी कुछ तो करना पड़ेगा, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने पास में जो थोड़ी बहुत ऐसे मिट्टी विट्टी थी उसको लेके आए, और मिट्टी ला ला के उस पैच पे थोड़ी मिट्टी डालना शुरू किया। वो जाते जाकर पैच लाते और मिट्टी डालना शुरू कर दिया, ताकि थोड़ा फ्रिक्शन वहां पर क्रिएट हो जाए। डैनियल और निक मिडल्टन भी बाहर आ गए, और फिर उन्होंने बोला कैब ड्राइवर अंकल को कि अब आप गाड़ी आगे लेके जाओ, ताकि वजन भी उसमें कम रहे, और गाड़ी अब आप आगे लेकर जाओ। और वो गाड़ी आके लेके गए, और वो पैच जो है वो क्लियर हो गया। अब उन्होंने आराम से अपना वो जो पैच है वो एकदम क्लियर हो गया था, तो उनका वो जो डर था वो निकल गया था। ओके, अभी उन्होंने जब ये हो रहा था तो उन्होंने अपने रिस्ट वॉच को देखा, वो लगभग 5210 मीटर्स अबव द सी लेवल थे। तो आप समझ सकते हो कि क्या प्रेशर उन्होंने वहां पर फील किया था। एनीवे तो अब वो वहां से निकल गए हैं, कैसे जैसे उन्होंने गाड़ी उससे निकाल दी है, अब सब सेफ है, वापस वो गाड़ी के अंदर बैठ गए। 10 मिनट गुजर गए और उसके बाद में फिर से हमारे सामने आ गई स्नो। क्या हो रहा है ये, अभी तो एक पैच को हमने कैसे जैसे पास किया था, एक और पैच हमारे लिए तैयार है। बट यहाँ पर जैसे ही कैब ड्राइवर सर ने बोला तो उन्होंने कहा यार यहाँ तो हालत थोड़ी खराब रख रखी है। फिर वापस वो बाहर निकले, जंप किया, देखा, सीन देखा, भाई ये क्या है, कैसे है, इससे निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। बट दिस टाइम उन्होंने डिसाइड किया कि वो थोड़ा राउंड राउंड करके और वहां से ड्राइव करके और निकाल ही लेंगे अपनी गाड़ी, वहां से निकल ही जाएगी गाड़ी, इतना कोई टेंशन नहीं होगा। स्लोप काफी ज्यादा स्टीप थी, हमने देखा बहुत ज्यादा रॉक्स वहां पर एकदम पूरी तरीके से स्टडेड थे। बट कैसे जैसे उन्होंने उसको भी मैनेज करके उस व्हीकल को एक ऑब्स्टिकल से दूसरे ऑब्स्टिकल से तीसरे ऑब्स्टिकल से वो निकालते गए। अब जब उन्होंने ये सारी चीज की तो हमने देखा कि अब हम ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जहां पर इस तरीके से स्नो पैचेस नहीं है, तो हम काफी हद तक सेफ हो चुके थे। तो हमारे कैब ड्राइवर अंकल ने मेहनत तो बहुत की थी, बट इसके साथ में हमें ये जरूर क्लियर हो गया था कि अब शायद हमें वो पैच नहीं देखने को मिलेगा। फिर से वॉच को देखा तो हमने देखा कि भाई हम तो बहुत ही ब्राइट सनशाइन में क्लाइम करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, और लगभग 5400 मीटर्स
हम क्लाइंब कर चुके हैं। अब जब इतने ज़्यादा ऊपर हम पहुँच चुके थे, तो मेरा सर इतना भयंकर दुखने लग गया, इतना भयंकर दुखने लग गया कि मैं समझ गया था कि यार अब तो मेरे को इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। इतनी देर से मैंने पानी नहीं पिया था, तो इसी वजह से मैंने फटाफट से अपनी पानी की बॉटल खोली और गुड़ 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 करके खूब सारा पानी पी लिया, क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि चढ़ाई पर पानी बड़ा मदद करता है। फाइनली जब हम लोग 5,515 मीटर्स पे पहुंच गए, तो हमने देखा कि वहां पर बहुत सारे रॉक्स का ऐसे ढेर वेर लगा हुआ है, व्हाइट सिल्क के स्कार्फ्स उड़ रहे हैं, आपको बहुत सारे प्रेयर फ्लैग्स देखने को मिलने वाले हैं। तो ये सारे सब जगह पे एक वाइट वाइट कलर की स्नो के अंदर एक अलग ही कलर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा था। अब हम लोग कैसे उस पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जाकर, जैसे कि ट्रेडिशन कहता है, हम लोग वहां से टर्न करते हैं, और इतने में हमारे कैब ड्राइवर अंकल क्या करते हैं, गाड़ी रोक देते हैं और टायर्स को चेक करने लग जाते हैं। टायर्स को चेक करने के बाद में वो पेट्रोल पंप पे रुक जाते हैं, और पेट्रोल पंप पे सबको सलाह देते हैं कि भाई स्मोकिंग मत करना, नहीं तो दिवाली यहीं पर मन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी स्मोकिंग नहीं करनी है, क्योंकि थोड़ा सा हिस का साउंड आ रहा है, अगर स्मोक किया तो फिर इसके बाद में उन्होंने बोला कि ठीक है, उन्होंने पेट्रोल भी वहाँ पर डलवा दिया है, और यहाँ से हमारा जो भी ऑब्स्टिकल थे वो भी एकदम क्लियर हो गए। अब क्योंकि ऑब्स्टिकल इतने क्लियर हो गए थे, तो हमारे जो ऑथर है वो उतने ज़्यादा नर्वस नहीं थे, और क्योंकि वो इतने नर्वस नहीं फील कर रहे थे, तो उनका वो जो हेडेक था वो भी चला गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 बज चुके थे जब तक कि वो ऑफ कोर्स लंच के लिए रुके, तो लंच के लिए रुक जाते हैं, 2 बज गए थे। उन्होंने लंच के अंदर हॉट नूडल्स खाए, जहाँ पे एकदम ऐसे बड़े-बड़े कैनवस टेंट्स लगे हुए थे, तो उनके पास में बैठकर हॉट नूडल्स खाए। उन्होंने देखा कि एक ड्राई सॉल्ट लेक था जिसके पास में वो बैठे हुए थे। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें, सॉल्ट के फ्लैट्स, हाँ, ब्रैकिश लेक्स देखने को मिल जाएंगे। आप दूर से देखोगे तो ना ये किसी ओशन से कम आपको नहीं लगेगा। ठीक है, आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलने वाला था। अब उन्होंने यहाँ पर ये भी देखा कि लोग यहाँ पर अपने काम पे भी लगे हुए थे, लोग अपने औजार लेकर, और एकदम ऐसे शीप स्किन कोट्स पहनकर, खतरनाक सॉल्ट से बचने के लिए बूट्स वूट्स पहनकर, एकदम ग्लेज व्लेज पहनकर एकदम तैयार थे, कलेक्ट कर रहे थे अपने सॉल्ट, मतलब सॉल्ट को, और ये सब कुछ उनका काम वहां पर चल रहा था। तो लोग भी अपने काम पे लगे हुए थे। हम देख रहे थे किस तरीके से बाकी सारे बड़े बड़े पाइल्स ऑफ सॉल्ट को लेकर और ट्रक्स इधर से उधर जा रहे थे। तो दैट मीन्स वहां पर अभी भी काम चल रहा था, इस टाइम पर भी काम लोग कर रहे थे। अब लेट आफ्टरनून के बाद में हम लोग एक छोटे से टाउन में पहुंच जाते हैं जिसका नाम है होर। अब होर के टाउन में वो पहुंच गए हैं, और ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर देखा कि ये जो है ये एक्चुअली ओल्ड रूट है, ये ओल्ड ट्रेड रूट है लासा से कश्मीर की। तो लासा से कश्मीर वाली रूट पे हम पहुंच गए हैं। अब इस रूट पर जो है डैनियल ने बोला कि देखो यार, मैं तो लासा की तरफ जा रहा हूँ, और क्योंकि मैं लासा की तरफ जा रहा हूँ तो मेरे को यही वाली रूट पकड़नी थी, मेरे को यहीं पर छोड़ दो। तो डैनियल को वहां पर छोड़ दिया जाता है, और उसको बाय बाय हम कर देते हैं, बाय बाय डैनियल, सी यू, जाओ तुम लासा। ठीक है, वो बाय बाय करके और एकदम से डैनियल तो वहां से निकल जाता है, और हमारे कैब ड्राइवर अंकल कहते हैं एक बार फिर से टायर चेक करना पड़ेगा। टायर शॉप पे हम जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे तो पंचर्स हो चुके हैं। अब ये पंचर्स हो गए हैं, तो वो बैठकर सारे पंचर्स निकालता है, क्योंकि अब हमारे पास में और कोई स्पेयर टायर बचा नहीं है, और जो जो बचा हुआ था, ठीक है, जो रिप्लेस किया हुआ था, उसकी हालत तो ऐसी हो गई है जैसे कि निक मिडल्टन का सर, जो कि बाय द वे मैं आपको बता दूं बिना बाल का था। जी हाँ, तो वो एकदम टकले थे, एकदम वैसे ही जैसे कि वो एकदम टकला सा सर होता है, एग्जैक्टली वही हालत उस टायर की भी हो रखी थी। तो यहाँ पर इसीलिए उन्होंने बोला बोला कि ये अभी हम लोगों को पंचर्स ठीक कराने ज़रूरी थे। अब जब हम होर गए तो वहाँ पे हमने देखा, मैंने महसूस किया कि यार ये बहुत ही मिज़रेबल सी जगह है यार, बड़ी ग्रिम सी, बड़ी मिज़रेबल सी जगह है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई वेजिटेशन ही नहीं है। यहाँ पे आपको दूर-दूर तक कोई वेजिटेशन नहीं दिखेगा, सिर्फ डस्ट है, रॉक्स है। आपको यहाँ पर न जाने कितना सारा दुनिया भर का कचरा देखने को मिल जाएगा। दैट्स इट। और कुछ भी नहीं था। और कुछ भी नहीं था। और ऐसा टाउन आपको कहाँ देखने को मिल रहा है मालूम है? लेक मानसरोवर के किनारे। लेक मानसरोवर के किनारे आपको ऐसा टाउन देखने को मिल रहा है जहां पर आपको इतना ज्यादा सैड और डिप्रेसिंग फील हो रहा है, क्योंकि दूर दूर तक आपको केवल और केवल रॉक्स वगैरह देखने को मिलेंगे, और आपको कचरा इकट्ठा हुआ हुआ देखने को मिलेगा।
अब इसके बाद में हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से लेक मानसरोवर की जो मान्यता है, आप देखोगे हम हिंदू धर्म के अंदर भी बहुत मान्यता है और बुद्धिस्ट में भी बहुत मान्यता है। तो उस मान्यता के बारे में भी हमें निक मिडल्टन बताते हैं। वो बताते हैं कि कैसे ये सोर्स है 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स का, जैसे इंडस, गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्रा। तो बोला ये सारे सबको मिलकर कहीं ना कहीं ये लेक मानसरोवर का पानी बना हुआ है। और आपको पता है कि हिंदू धर्म के अंदर हमारे तीर्थों का जो पानी होता है उसे बहुत ही ज्यादा पवित्र माना गया है, और इसीलिए लेक मानसरोवर भी बहुत ही ज्यादा पवित्र है। तो ये एक्चुअली आपको देखने को मिलता है कि यार इतना एक्साइटिंग जगह पे हम पहुंच चुके हैं, पर ये दृश्य उतना ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है जितना सोचा था। ये तो कचरे से भरा हुआ है यार। एनीवे वो इंतजार कर रहे थे वहां पर बैठे हुए, और इतने में हमारे कार ड्राइवर अंकल जी कहते हैं यार आप ऐसा करो, आप जाओ और जाकर थोड़ा चाय पानी पी के आ जाओ, इसको तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब यार होर में ना केवल एक ही कैफे है। जी हाँ, होर में एक ही कैफे है, और बाकी सारे जगह पे जैसे अब आपको बाकी जितनी जो भी बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी, वैसे ही अगर आप होर का ये जो कैफे देखोगे, ये भी कंक्रीट से बना हुआ है। आपको यहाँ पर और कुछ नहीं देखने को मिलेगा, बहुत ही टूटी फूटी विंडोज हैं, कुछ रिपेयर मेंटेनेंस का काम यहाँ पर हुआ नहीं है। बट आप वहां पर एक विंडो के पास में बैठोगे और अपनी चाय पियोगे, तो आपको वहां से एक बहुत ही खूबसूरत लेक मानसरोवर का व्यू जरूर देखने को मिलेगा, जो कि इस पूरे के पूरे चीज को कॉम्पनसेट कर देता है। फिर इसके बाद में उन्होंने देखा कि वहां पर एक चाइनीज नौजवान था जो कि मिलिट्री यूनिफॉर्म में उन्हें चाय परोस रहा था। उन्होंने चाय उनसे पी, एंड देन उसके बाद में आधे घंटे के अंदर वहां पर कैब ड्राइवर अंकल जी आ गए। अब हमने बहुत सारा कचरा, बहुत सारे रॉक्स देखे, और फिर हम पहुंच गए माउंट कैलाश की ओर। यार वो बैठे बैठे ये सोच रहे थे कि मैंने जैसा होर को के बारे में सुना था, मैंने जैसा होर के बारे में सोचा था, ऐसा तो नहीं हुआ। बोले यार बहुत सारे लोग, इतने सारे लोग ट्रैवल करते हैं, इतने सारे लोग कोरा करने के लिए आते हैं। विल टॉक अबाउट कोरा मोर, डोंट वरी। ये करने के लिए आते हैं, और ऐसे के अंदर वो लोग तो इतने बढ़िया बढ़िया एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते हैं। यार कोई कहता है कि यहाँ पर जैसे अगर हम इकाई कावागुची की बात करें, कि जो कि एक जापानीज मंक थे, ठीक है, वो 1900s के अंदर यहाँ पर आए थे, और जब उन्होंने लेक मानसरोवर की को देखा, उसकी सैंक्टिटी, उसकी पवित्रता को देखा, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए यार। उनकी आंखों में भयंकर आंसू आ गए। आप सोच रहे हो कि यहाँ पर क्या चल रहा है ये। उनकी आंखों में से आंसू फूट पड़े, वो इतनी ज्यादा भावुक हो गए थे इसको देख के। इनफैक्ट इसके बाद में एक और इंसान आया जिसका नाम सेवन हेडन था। वो वहां पर आया, और उसको इतना ज्यादा रोना वोना नहीं आता था। इनफैक्ट वो तो बिल्कुल भी, उसको तो सेंटिमेंट्स का एस भी नहीं पता था। जब वो यहाँ पर आता है, तो उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं इसकी सैंक्टिटी, इसकी पवित्रता को देख के। यहाँ पर हमारे ऑथर कहते हैं ये हो क्या रहा है यार, ये किसी और होर में आए हैं क्या, क्योंकि मैं जहां पर आया हुआ हूँ ये तो एकदम अलग ही है। ये तो क्या एकदम, मेरे को तो एकदम कचरे जैसा लग रहा है। ये तो एकदम यहाँ पे इधर उधर सब जगह कचरा फैलाया हुआ है, इतने सारे भाटे हैं यहाँ पर, इतने सारे पत्थर इकट्ठे किए हुए हैं। एनीवे इसके बाद में जब वो आगे की तरफ निकले, तो रात के 10:30 बज गए थे, और रात के 10:30 बजे वो एक धर्मशाला में पहुंच जाते हैं, डार्चन नाम की जगह पे। अब डार्चन नाम की जगह पे वो वहां पहुंच जाते हैं, एंड फाइनली वो जब बाहर आते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ठीक है, अभी तो हालत थोड़ी सी खराब है, क्योंकि जुकाम लग चुकी है। बिल्कुल ठंडी हवा जो है वो नाक पे फुल असर कर चुकी है। उनका एक एक नाक का जो हिस्सा था वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है, और अब उन्होंने सोचा कि चलो अब यहाँ पर थोड़ा आराम कर लिया जाए, थोड़ा नींद वींद ले ली जाए। धर्मशाला में हम रुके हैं, तो मैंने सोने की कोशिश करी, बट ये मेरे को समझ में आ गया था कि एक नाक मेरी बंद है, और दूसरी नाक से मेरे को ज्यादा कुछ खास ऑक्सीजन आ नहीं रही, इतनी तो नहीं आ पा रही कि मैं चैन से सो पाऊं। जब मैंने वॉच को देखा, तो मुझे पता चला कि मैं 4760 मीटर्स पे ही हूँ। मतलब ये लगभग उतनी ही ऊंचाई थी जितनी की रावू में, और रावू में तो मैं इतने टाइम रुक कर आया था, और वहां पर तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब मेरे को ये क्यों हो रहा है, और ये मेरे को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था, और बहुत ही ज्यादा भूखा था। मैंने मुंह से सांस लेना शुरू कर दिया, और मुंह से सांस लेते 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 मैं सोया। और मैंने जैसे ही सोया, मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, मेरे को इतना ज्यादा अजीब लगा, इतना ज्यादा अजीब लगा, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, कि मैं एकदम से उठा। आई फेल्ट एज इफ समथिंग वॉज रॉन्ग।
मेरा चेस्ट बहुत ज्यादा हैवी हो गया था। ठीक है, मैंने मेरे नाक को एकदम से साफ किया तुरंत ही, तो कहीं ना कहीं मेरा चेस्ट भी थोड़ा सा क्लियर हुआ। मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, मैं सो क्यों नहीं पा रहा हूँ, मेरा चेस्ट इतना हैवी क्यों फील कर रहा है। एंड देन उसके बाद में मैं फिर से सोया, मैंने फिर से ट्राई किया, फिर से वही चीज हो रही है। मैं सो रहा हूँ, मेरे नाक बंद होते जा रहे हैं, मेरे को बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा था कि कोई तो मुझे ये कहना चाहता है कि भाई तुम्हें आज नहीं सोना है। मैं सांस के लिए पूरा एकदम, मैं सांस को कैच करने, मैं ब्रेथ को कैच करने की कोशिश कर रहा था, मैं गैस्प कर रहा था, बट मेरे को सांस नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बैठा हूं तो सब चल जाएगा, मैं सोते ही मेरे को सांस नहीं आएगी। ऐसा लग रहा था जैसे आई वॉज सिंपली नॉट अलाउड टू गो टू स्लीप, कि मेरे को जैसे कोई यहाँ सोने ही नहीं दे रहा हो, ऐसा था। अब इतने में मैं वापस बैठा तो मेरे को वापस अच्छा लगने लग गया। जितनी बार मैं सोता उतनी बार मेरा नाक बंद हो जाता और मेरे चेस्ट पे एक अजीब सा पेन हो जाता। इसीलिए मैंने अपने आप को दीवार के सहारे थोड़ा एडजस्ट किया, और उसके बाद में मैंने बैठे बैठे किस तरीके से रात निकाली है ये सिर्फ मैं जानता हूँ। मैं पूरी रात ऑलमोस्ट जगा रहा हूँ, जबकि मुझे इतना ज्यादा थकान हो रही थी, मेरे को सोना था बट मेरे को सोया ही नहीं जा रहा था। सुबह उठते ही मैंने कैब ड्राइवर को बताया, मैंने बोला यार मेरी तो हालत इतनी खराब हो गई है और मैंने तो बिल्कुल भी नींद कंप्लीट नहीं करी है, मुझे सोना अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इतने में वो मेरे को लेकर गया डाचन मेडिकल कॉलेज। अब ये जो डाचन मेडिकल कॉलेज है, ये किसी मॉनेस्ट्री से अलग नहीं लगता है। बाहर से आपको ऐसा देखने को मिलेगा कोई मॉनेस्ट्री के अंदर हम आ गए, किसी आश्रम के अंदर हम आ चुके हैं। बट जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि वहां पर एक टिबेटन डॉक्टर आया, और वो टिबेटन डॉक्टर बिल्कुल भी कोट वोट और यू नो एकदम अपने जंतर मंतर के साथ में नहीं आया था, तो मैंने पहचान भी नहीं पाया कि ये डॉक्टर है। बट एनीवे हम दोनों के बीच में बात करने के लिए ऑफ कोर्स कैब ड्राइवर अंकल थे, क्योंकि वो मेरी बात नहीं समझता था, उसे इंग्लिश नहीं आती थी और मुझे टिबेटन नहीं आती थी। तो मैंने यहाँ पर कैब ड्राइवर अंकल को बताया कि मेरे क्या स्लीपलेस सिम्टम्स है और मेरे को कैसा फील होता है, और उन्होंने वो चीज़ कन्वे की उस डॉक्टर को। तो उस डॉक्टर ने बोला कि ये कुछ नहीं, नॉर्मल सा जुकाम है, ये नॉर्मल सा जुकाम है, एंड ऑफ कोर्स आप एक अच्छी खासी चढ़ाई करके आए हो तो उस वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है, और कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको इसके लिए कुछ ना कुछ दे दूंगा। अब यहाँ पर उन्होंने बोला, एक्साइटेड होकर पूछा, बोला यार इनसे ये भी पूछकर मुझे बताओ कि क्या मैं कोरा कंप्लीट कर पाऊंगा, क्या मैं माउंट कैलाश जा भी पाऊंगा या फिर नहीं। तो डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, बोला अरे नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं है, तुम आराम से माउंट कैलाश चले जाना। फिर मैं वहां से निकलता हूँ, मेरे हाथ में एक ब्राउन कलर का पैकेट होता है, मुझे टिबेटन मेडिसिन दी गई थी। और टिबेटन मेडिसिन के अंदर एक्चुअली उन्होंने मुझे 15 पुड़िया दी थी। 15 पुड़िया दी थी, 5 दिन का ये कोर्स था। ये 15 पुड़िया में मेरे को एक पुड़िया ब्रेकफास्ट में, एक लंच में और एक डिनर में लेनी थी। और 5 दिन के अंदर अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर मैं सही हो जाने वाला था। अब जैसे ही मैंने उसको यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए खोला, तो एक ब्राउन कलर का पाउडर उसमें से निकला, ऐसा लग रहा था जैसे ये सिनेमन है। और फिर उसके बाद में मैंने लंच टाइम के अंदर भी मेरा लंच टाइम और बेड टाइम वाला पैकेट भी खोला, तो वहां पे ऐसे छोटी छोटी गोल गोल गोलियां निकली। ऐसा लग रहा था जैसे शीप डंग हो, गोबर हो। बट कोई बात नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मेरे को यहाँ पर सबसे ज्यादा फोकस इस बात पे करना था कि मुझे आज रात सोना है, तो चलो नाक बंद करो, आंख बंद करो और ले लो। तो ऐसे में उन्होंने फटाफट से वो दवाइयां ले ली। एक दिन उन्होंने जैसे ही अपना पूरा कोर्स कंप्लीट किया, एक दिन के अंदर ही उन्हें इतना अच्छा फील हो रहा था, इतना अच्छा फील हो रहा था कि वो एकदम बढ़िया सोए, बहुत अच्छा सोए। अब जैसे ही अगले सुबह वो उठते हैं, तो वहां पर हमारे कैब ड्राइवर अंकल को पता चल जाता है कि यार ठीक है, इनकी तबीयत तो अभी ठीक है। और उन्होंने सोचा कि चलो तबीयत ठीक है तो फिर मैं यहाँ से जा सकता हूँ। उन्होंने कहा देखो यार, बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होता ना अगर आप मर वर जाते या कुछ आपको हो जाता, तो मेरे पास और कौन आता है ना, मैं मेरा तो बिजनेस ही ठप हो जाता। तो उन्होंने कहा अब आप मरने नहीं वाले हो, आप एकदम ठीक है, तो मैं चलता हूँ, मेरा काम यहाँ पर हो गया है। तो इसीलिए वो वहां से चले गए। अब वो वहां से चले गए तो पीछे हमारे निक मिडल्टन जी जो है वो अकेले रह गए। अब इतने में वो देखते हैं, वो कहते हैं यार डार्चन इतना ज्यादा बुरा तो नहीं लगता है, इतनी अच्छी रात की नींद के बाद में इतना बुरा भी नहीं लग रहा है डार्चन। एकदम से थोड़ा सा थोड़ा डस्टी तो था, और थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पर मलबा भी देखने को मिलेगा। मलबा समझते हैं आप, मलबे में ऐसे जब कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है तो आपको वहाँ पर ऐसे टूट फूट का थोड़ा थोड़ा चीजें देखने को मिलती है, तो आपको कचरा वचरा ये सब देखने को मिलेगा, बट फिर भी
इट वॉज ब्यूटिफुल, इट वॉज ब्यूटिफुल। बहुत ही खतरनाक तरीके से सूरज जो है वो चमक रहा था और बड़ा मजा वहां पर आ रहा था। एकदम हिमालयाज का विजन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको स्नो के माउंटेन्स देखने को मिलने वाले हैं और इतना कमाल का समिट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। फेमस माउंटेन के बारे में वो बताते हैं और कहते हैं कि बहुत ही मजा आया इस दृश्य को देखकर। इसके बाद में उन्होंने बोला कि यहाँ पर हमें कुछ बहुत ही ऐसे नॉर्मल सी स्टोर्स, कुछ जनरल स्टोर्स भी देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको बेसिक बेसिक चीजें मिल जाएगी। चाइनीज सिगरेट्स मिल जाएंगी, सोप मिल जाएगा, बाकी बेसिक सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मैंने देखा वहीं पर लोगों ने एक पूल की टेबल लगा ली है और वहां पर गेम ऑफ पूल खेल रहे हैं। मैंने देखा वहीं पर कुछ औरतें हैं, वहां से एकदम ताजा बर्फ का पानी आ रहा है और वो लोग वहां पर आराम से अपने बाल धो रही हैं। बड़ा मजा आ रहा था सारे लोगों को वहां पर देखने का। बट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, मैं यहाँ कोरा करने आया था। कोरा करने आया था बच्चों। कोरा एक प्रैक्टिस होती है, आपको पता है बहुत सारे धर्म के अंदर अलग अलग तरीके के तीर्थ होते हैं, अलग अलग तरीके की मेडिटेशन प्रैक्टिसेस होती हैं, अलग अलग तरीके की हम कह सकते हैं कि यात्राएं होती हैं। तो वैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं एक बहुत ही अलग तरीके की जर्नी, मेडिटेशन जर्नी है कोरा, ठीक है, जिसे कंप्लीट करने के लिए लोग दूर दूर से माउंट कैलाश में आते हैं। तो यहाँ पर दिक्कत ये थी कि यहाँ पर तीर्थ यात्री नहीं थे। यार मैं एकदम सही टाइम पे कोरा करने आया हूँ और मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ, पर मेरे को दूर दूर तक तीर्थ यात्री क्यों नहीं दिख रहे। यहाँ पर मेरे को सिर्फ ये लोग दिख रहे हैं जो डाचन के अंदर एक्चुअली रहते हैं। वो लोग कहाँ चले गए सारे के सारे? क्योंकि मैं तो यहाँ पर तीर्थ वाले सीजन के अंदर ही आया था और मुझे तो यही कहा गया था कि इस सीजन के अंदर ये पूरा तीर्थ यात्रियों से खचाखच भरा होगा। और मैं तो यहाँ पर एकदम से मेरे को तो समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं कोरा करूंगा कैसे, मैं अकेले जाऊंगा कैसे। ऐसा लगता है जैसे कि मैं काफी ज्यादा जल्दी आ गया। अब मैं डार्चन के इकलौते कैफे में बैठा था और वहां पर बैठकर अपने ऑप्शंस के बारे में सोच रहा था कि आखिरकार अब मैं यहाँ से कैसे जाऊंगा और कहाँ जाऊंगा और क्या करूंगा। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग पे सोचा है और मेरे को ना पॉजिटिव थिंकिंग का ज्ञान बहुत सारे लोग देकर जाते हैं, पर ना अभी फिलहाल के लिए तो पॉजिटिव थिंकिंग भी काम नहीं आ रही थी। ये क्या है, मैं कैसे सिचुएशन में फंस गया हूँ। यहाँ पे किसी भी इंसान को इंग्लिश नहीं आती, मेरे को टिबेटन नहीं आती। जिस एक बंदे को ये दोनों आती थी वो भाग चुका है। यहाँ पर मेरे को एक भी तीर्थ यात्री नहीं देखने को मिल रहा। मेरे को कोरा करना है, कैसे करूंगा, कैसे चलेगा ये ऐसी जगह पे जहां पर मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये लोग क्या बोल रहे हैं या मैं क्या बोल रहा हूँ। वैसे हम दोनों कैसे रह पाएंगे। अब इतने में उन्होंने सोचा कि यार अब मैं क्या करूं, मेरे समझ नहीं आ रहा था। मैं केवल इंतजार कर सकता था उस टाइम का जब यहाँ पर बहुत सारे तीर्थ यात्री आएंगे। देखो यार, कोरा एक सीजनल प्रैक्टिस थी, इसके लिए थी क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे जो सड़कें थी, जो भी एरियाज थे, वो पूरी तरीके से स्नो से घिर जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर कोई आता नहीं है। और जिस समय पे वो उतना ज़्यादा स्नो नहीं होता है, स्नो थोड़ा बहुत पिघलने लग जाता है, उस टाइम पे लोग आते हैं अपनी प्रैक्टिस पूरी करने के लिए। तो इस वजह से अभी यहाँ पर कैसी स्थिति थी ऊपर कुछ पता नहीं है। पता नहीं मैं शुरू कर दूं अपनी प्रैक्टिस और ऊपर जाकर देखूं कि हालत बहुत खराब है, ऊपर ही मर जाऊं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सो इट वाज अ प्रॉब्लम। मैं ऐसे अकेले नहीं जा सकता था, लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब यहाँ पे क्या करा जाए, इतने में ये सोचते सोचते उनकी मुलाकात होती है एक ऐसे इंसान से जिसका नाम है नोरबू। नोरबू उस कैफे में, जो बहुत ही छोटा सा, बहुत ही डार्क और बहुत ही एकदम गुफा टाइप दिखने वाला था, उस कैफे के अंदर वो आराम से बैठकर अपनी चाय वाय कॉफी वॉफी पी रहे थे और इतने में उन्हें वहां पर देखने को मिलते हैं नोरबू। अब ये जो नोरबू है ये एक्चुअली शायद उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही थी एक दूसरे से बात करने में, ये फाइंड आउट करने में कि कोरा कब शुरू करना चाहिए, कब जाना चाहिए और क्या कैसे करना चाहिए। अब उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो ये उनकी भी भाषा समझ ले और उनको कन्वे भी कर दे, और तब वो मिल जाते हैं नोरबू से। एक्चुअली वो उस कैफे में बैठकर बुक पढ़ रहे होते हैं और इतने में नोरबू उनकी बुक को देखकर उनके पास चला आता है और आकर कहता है, यू इंग्लिश, तुम इंग्लिश। हाँ, तो इतने में जैसे ही उसने ये चीज बोला तो एकदम से हमारे निक मिडल्टन चाय वाय सब छोड़ते, बुक बुक छोड़ के उनको देखने लगता है, कहते हैं भगवान, पॉजिटिव थिंकिंग आखिरकार काम कर रही है। उन्हें लगा था कि मेरे को नहीं पता था, इसको इतनी भी आती है, वो भी बहुत है मेरे लिए।
एनीवे तो उनको देखकर समझ गए थे कि ये टिबेटन है। उसने बताया कि मैं एक टिबेटन हूँ और मैं बीजिंग में काम करता हूँ चाइनीज एकेडमिक ऑफ सोशल साइंसेज में, इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर में, और मैं यहाँ पर फील्ड वर्क के लिए आया हूँ। तो मैंने पूछा एक्चुअली कि तुम फील्ड वर्क के लिए आओ, तो उसने बोला हाँ भी और नहीं भी। उसने बोला कि मैं यहाँ पर कोरा करने के लिए आया। जैसे ही उन्होंने सुना कि एक और इंसान है जो कोरा करने आया है, अये हाय, निक मिडल्टन को तो मजा ही आ गया। उन्हें बहुत चैन मिल गया। उन्हें लगा कि बस अब तो मेरे को साथी मिल गया है। एक्चुअली नोरबू जो है वो एकेडमिक पेपर्स लिख रहा है कैलाश कोरा के बारे में, और ऑफ कोर्स अगर आप उसके ऊपर एकेडमिक पेपर्स लिख रहे हो तो इट्स गुड टू एक्चुअली गो एंड विजिट द प्लेस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज अबाउट, एंड इसीलिए वो यहाँ पर आया था। अभी तक उसने कभी भी कोरा किया नहीं है और वो भी ऑफ कोर्स कोरा करना चाहता है। अब इतने में मैंने भी उसको बताया, बोला यार ये तो बहुत ही कमाल की चीज़ है, हम दोनों लाइब्रेरी से, 2 एकेडमिक्स है, लाइब्रेरी से छूटकर किस तरीके से यहाँ पर कोरा करने आ चुके हैं। वो पॉजिटिव थिंकिंग की स्ट्रैटेजी सच में काम कर रही थी, कुछ भी कहो। फाइनली जब वो नोरबू से मिल गए, उनको एकदम मज़ा आया, इनिशियल रिलीफ उन्हें मिल गया, तो उन्होंने सोचा कि यार मैंने तो सोचा था कि मैं कुछ नहीं लेके जाऊँगा वहाँ पे, मेरे को इतने सारे तीर्थयात्री मिल जाएँगे तो किसी से कुछ ले लेके हेल्प करके और कैसे ऐसे कोरा कर लूँगा। पर मेरे को ये पता चल रहा है कि इस नोरबू के पास भी कुछ नहीं है। ये भी उतना ही इल इक्विप्ड है जितना मैं था इस तीर्थ के लिए। और इतने में वो हर बार ये कहता रहता था, कहता मेरे से तो मेरे को लगता है ये बिल्कुल नहीं होने वाला। तुमने देखा है मैं कितना ज़्यादा मोटा हूँ? उतनी ऊपर मेरे से इस जन्म में बिल्कुल भी नहीं चला जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चला जाएगा। अब उन्होंने बोला यार ये तो एक्चुअली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं कि इससे चला नहीं जाएगा, बट ठीक है। नोरबू जो भी जिस भी हालात में मुझे मिला है वो है तो एक बड़ा ही आइडियल कंपेनियन। उसने बोला हम ऐसा करते हैं, हम कुछ याक्स हायर कर लेते हैं अपना लगेज ऊपर लेके जाने के लिए, ठीक है, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, फिर हम लोग वहां पर चलेंगे और हमारा ना ये पूरा कोरा कंप्लीट हो जाए। वो देखता है ऊपर, नीचे देखता है पेट को और कहता है नॉट पॉसिबल, नहीं हो पाएगा। कहता है नहीं हो पाएगा। वो पूरे फैल गया टेबल पे, जोर जोर से हंसने लगा। कहता है नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, इस पेट के साथ में ऊपर नहीं जा पाऊंगा, मेरे से गोरा नहीं होगा। निक मिडल्टन कहते हैं एक इंसान मांगा था मैंने जिसे टिबेटन और इंग्लिश दोनों आती है, जो मेरे साथ कोरा के लिए जा सकता है, और भगवान आपने इसको भेजा। वो सच में बहुत मोटा था, सच में, और उससे नहीं होने वाला था कोरा। वो दोनों हंसने लग गए। अब इसके बाद में उन्होंने एक्चुअली इसे कंप्लीट किया या नहीं ये पता नहीं है, बट मज़ा बहुत आया क्योंकि यहाँ पर वो एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसे एडवेंचर पे निकल चुके थे जहाँ पर उन्हें पता भी नहीं था कि अब नेक्स्ट वो क्या करने वाले हैं। बट ऑफ कोर्स ही वाज हैप्पी कि उन्हें नोरबू मिल गया, क्योंकि कोई बात नहीं, अगर कोई उनकी मदद नहीं कर सकता है तो उनके साथ में बैठकर एटलीस्ट रो तो सकता ही है। तो दिस इज सिल्क रोड बच्चों। सिल्क रोड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। निक मिडल्टन ने इसे लिखा है, अपनी जर्नी को इस चैप्टर के अंदर बता रहे हैं, रावू से लेकर माउंट कैलाश डाचिन तक की, और उस जर्नी को एक्सप्लेन करते करते उन्होंने हमें सिल्क रूट जो है वो बताई है। वहाँ पर उन्होंने टिबेटन मैस्टिफ्स का भी बताया, तो ये भी बताया कि पहले कैसे यहाँ पर ट्रेड हुआ करती थी, एंड ये जर्नी वो क्यों तय कर रहे हैं वो भी उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया कि वो कोरा के लिए यहाँ पर आए हैं, एक ऐसे प्रैक्टिस के लिए आए हैं जो कि मेडिटेशन प्रैक्टिस है। और यस दैट्स इट, दैट्स अबाउट इट। तो ये है हमारा चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपको क्लियर हुआ होगा कि ठीक है चैप्टर की स्टोरी लाइन क्या है और एग्जैक्टली कैसे ये चैप्टर जा रहा है। आई वुड प्रेफर, मतलब आपको सजेस्ट भी करूँगी कि जब भी आप इस ऐसे चैप्टर्स पढ़ते हो तो हमेशा एक फ्लो चार्ट बना लिया करो, बैठो और बैठकर, क्योंकि इसमें देर आर अ लॉट ऑफ नेम्स, अ लॉट ऑफ नंबर्स, अलॉट ऑफ फैक्ट्स जो कि आपको याद रखने हैं और वो मेंशन भी करने पड़ेंगे आपको आपके आंसर में। तो इसीलिए ना एक पूरा ऐसे चार्ट बना दो और वो चार्ट बना के और उससे आप इस चैप्टर को याद रखो, ताकि इसे आपको स्टोरी लाइन भी क्लियर हो जाए और वो फैक्ट्स भी आप नोट डाउन कर सको। दैट्स इट। लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू एवरीवन जो जिसने भी इस वीडियो को देखा, एंड कोई भी आपका फीडबैक हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।